हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए फिर से एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो जिंगशी के साथ होती है, जो कि अपने कंपनी के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सभी रिपोर्टर की भीड़ लगी होती है उससे ये सवाल पूछने के लिए कि क्या वो सच में बाई फैमिली की डॉटर तिंग तिंग के साथ शादी करने वाला है। जिंगशी सभी को जवाब देता है कि मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं तो शादी में ना इंटरेस्टेड हूँ और ना ही कोई लड़की में, और मैं जिंगशी वार्न करता हूँ कि सभी लड़कियाँ मुझसे 3 मीटर दूर हो जाए, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनते के साथ ही सभी फीमेल रिपोर्टर्स डर कर पीछे हो जाती है, पर तभी एक लड़की भागते हुए सभी को साइड हटने का कहती है और जिंगशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ये कोई और नहीं, हमारी इस कहानी की हीरोइन है श्वान। श्वान जिंगशी को देखते हुए अपने मास्टर की कही हुई बात याद करती है। श्वान की मास्टर ने उसे जिंगशी का फोटो दिखाए थे और बताए थे कि ये जी ग्रुप कंपनी का सीईओ है। तुम्हें शहर जाकर इस बंदे को ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हारा 26वां बर्थडे आने वाला है। तो अगर तुम्हें अपनी बीमारी को ठीक करना है और आगे जीना है तो तुम्हें इस पर्सन से शादी करनी होगी, नहीं तो तुम मर जाओगी। तो जिंगशी अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर आखिर मुझे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए शादी करने की ही क्यों जरूरत है, वो भी इसी पर्सन से क्यों। तो मास्टर कहते हैं कि अभी तुम्हें इस बात की नॉलेज नहीं है और मुझे यकीन है कि आगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। श्वान यहाँ पर जिंगशी से कहती है कि मिस्टर जिंगशी आप मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की क्या बात कर रही है, और जिंगशी कहता है कि आखिर ये पागल लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई। तो श्वान से कहती है कि मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम बाई श्वान है और मैं जानती हूँ कि अचानक से मैं जो तुम्हें कह रही हूँ उससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझ पे बिलीव करो, मैं सच में बहुत ही सिंसियरली कह रही हूँ। ये सुनकर सभी रिपोर्टर खुश हो जाते हैं और दोनों को चीयर करने लगते हैं कि आप लोग किस करो। ये सुनकर श्वान खुश हो जाती है और सोचती है कि सभी मुझे किस करने के लिए कह रहे हैं, तो वो बहुत ही शर्माते हुए जाकर जिंगशी के चिक पर किस कर लेती है। वो बेचारा तो शौक रह जाता है और यहाँ पर सभी रिपोर्टर ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन लोग को बड़ा मजा आ रहा होता है। तभी असिस्टेंट जिंगशी से कहता है कि बॉस आपकी इमेज तो गई। तो जिंगशी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को अब भी यहाँ से लेकर जाओ। फिर गार्ड श्वान को पकड़कर दूर छोड़ कर आते हैं और असिस्टेंट जिंगशी को कार में बैठने के लिए कह रहा होता है कहीं पर जाने के लिए। तभी श्वान भागते हुए यहाँ वापस आ जाती है जिंगशी को रोकने के लिए और उसके हाथ से एक कॉइन गिर जाता है और इस आधे कॉइन को देखकर जिंगशी अपने ग्रैंडपा की बात याद करता है। उन्होंने जिंगशी को समझाए थे कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास आधा कॉइन लेकर कोई आए तो तुम्हें उनका एहसान चुकाना होगा क्योंकि उन लोगों ने मेरी जान बचाए थे। अब ये आधा कॉइन देखकर जिंगशी श्वान से इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये कॉइन तुम्हारे पास कैसे आया। और फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें रिपोर्टर ने कैप्चर कर चुके थे और न्यूज में चल रही होती है। और श्वान के डैड ये सब न्यूज देखकर श्वान की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर को कह रहे होते हैं कि जिंगशी अच्छा खासा यहाँ पर आने वाला था, लेकिन पता नहीं कौन लड़की है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। तभी तिंग तिंग बताती है कि डैड ये लड़की का नाम बाई श्वान है। तभी तिंग तिंग की मॉम कहती है कि हस्बैंड ये तो तुम्हारी पहली वाइफ की बेटी है ना। तो श्वान के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया, तभी तो मैं बोलूँ ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, ये मेरी ही बेटी है। इसके पैदा होते ही इसने अपनी माँ को मार दी, इसलिए मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं इस बच्ची को माउंटेन पर छोड़ दूं, इसलिए मैंने तो इसे माउंटेन पर फेंक आया था, पर मुझे तो यकीन नहीं था कि ये अभी तक जिंदा होगी। अगर मुझे पहले पता होता तो इस अनलकी लड़की को मैं उसी वक्त ही मार देता। तिंग तिंग कहती है कि डैड आपको ही अब मेरी हेल्प करनी होगी, जिंगशी से मैं ही शादी करूंगी और आप कुछ करो नहीं तो ये श्वान हमारा प्लान खराब कर देगी। तो डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमारा प्लान किसी को भी खराब करने नहीं दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जिंगशी श्वान को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आखिर ये कॉइन तुम्हारे पास कैसे आया। तो श्वान कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि इसे मुझे मेरे मास्टर ने दिया है। तो जिंगशी से पूछता है कि क्या तुम्हारे मास्टर का नाम वो है। तो श्वान कहती है कि हाँ, क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो। तो मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं 26 साल के आगे तक जी पाऊंगी। फिर जिंगशी सोचने लगता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे इन लोगों का एहसान उतारने बोला था, लेकिन शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। श्वान तो बहुत ही खुश होती है और जिंगशी से पूछती है कि तो अब तुम मुझसे शादी करोगे ना। तो जिंगशी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो श्वान कहती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करने के बाद ही जी पाऊंगी। तो जिंगशी कहता है कि आखिर तुम्हारी लाइफ का मुझसे क्या लेना देना। तो श्वान अपसेट हो जाती है और इसे सॉरी बोल के यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने का कहा, देखो कोइंसिडेंटली मुझे मेरे घर में मेड की जरूरत है। तो श्वान खुश हो जाती है और कहती है कि यानी तुम मुझे अपने घर पे रखने के लिए तैयार हो, है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वान क्लीनिंग कर रही होती है और वो सोचती है कि मुझे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी होगी, नहीं तो सुपरवाइजर मुझे चिल्लाएगी। तभी यहाँ पर जिंगशी आ जाता है और वो श्वान से कहता है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो श्वान इसे देख कर कहती है कि मिस्टर जिंगशी आप तो अभी इस वक्त डिनर पार्टी के लिए गए हुए थे ना,
और फिर ये वापस से क्लीनिंग करने लगती है। जिंगशी से चिल्लाता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे रूम में लड़कियां अलाउड नहीं है। तो जिंगशी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया था और मेरा बस थोड़ा सा काम बचा है, मुझे कर लेने दो। तो जिंगशी से चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे रूम से बाहर निकलो। तभी शुआन को याद आता है कि उसने इंटरनेट पे सर्च करी थी कि किसी का गुस्सा कैसे कम किया जाए, तो अब जो इंटरनेट पे लिखा था मुझे वो चीज करनी चाहिए। तभी जिंगशी तो अपने सेक्रेटरी को आवाज देने लग जाता है और तभी शुआन जाकर जल्दी से जिंगशी को किस कर लेती है। दिन सेक्रेटरी रूम में आता है और कहता है कि बॉस क्या आपने मुझे बुलाया? ये देखकर असिस्टेंट शर्मा जाता है और रूम से वापस जाने लगता है। तो शैनी से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से इस लड़की को बाहर निकालो। और फिर असिस्टेंट शुआन को पकड़ के लेके जाने लगता है और शुआन कह रही होती है कि अब तुम्हारा गुस्सा ऐसे ही चला जाएगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके फेस पे लिपस्टिक का निशान छप गया है। फिर जिंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शुआन के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर फिर इसे इसकी ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है कि उसे इस लड़की का एहसान चुकाना होगा। ये सोचकर ही शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम चुपचाप से इस लड़की को बाहर लेके जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन क्लीनिंग कर रही होती है और वो बाकी मेट्स को उसके बारे में बुराई करते हुए सुनती है। ये मेट्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, इसकी तो हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर जिंगशी को किस करने की। इसने क्या सोची कि ये मिस्टर जिंगशी की वाइफ बन सकती है। उनकी वाइफ बनने के लिए इसे पहले बहुत ही रिच होना पड़ेगा। ये सब सुनकर जिंगशी सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि मिस्टर जिंगशी मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। फिर ये सोचती है कि लगता है अब मुझे मिस्टर जिंगशी से शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। अब तभी ये मेट्स आपस में बातें करती है कि इन लोगों ने सुने कि मिस लाई जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, वो मिंघाई होटल आने वाली है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो शुआन ये सब सुनकर सोचती है कि वो बंदी बहुत ही ज्यादा बीमार है और बहुत ही रिच है, यानी अगर मैंने उनकी जान बचा ली तो मुझे $100 तो मिल ही जाएंगे। फिर हम यहाँ वही फेमस इन्वेस्टर मिस लाई को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जिंगशी की ग्रैंडमा होती है। जिंगशी उनके साथ यहाँ पर आया होता है और तभी शुआन यहाँ होटल पहुँच जाती है पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बिना इन्विटेशन के अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। तभी यहाँ पर बाई तिंग तिंग आ जाती है और वो शुआन से कहती है कि अगर तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है तो इस होटल में आने का सोचना भी मत, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है और तुम जैसे गरीब लोग ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। शुआने से चिल्लाती है कि तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। तभी तिंग तिंग के असिस्टेंट से चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बदतमीजी कर रही हो, ये बाई फैमिली की बड़ी बेटी बाई तिंग तिंग है। ये सुनकर शुआन कहती है कि यानी तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। तो तिंग तिंग इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम जैसी अनलकी लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सिस्टर कहने की। मेरी फैमिली की सिर्फ इकलौती बेटी है और वो सिर्फ मैं हूँ और तुम जिंगशी से भी दूर रहना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी यहाँ पर जिंगशी आ जाता है और वो शुआन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त घर जाओ। पर शुआन नहीं मान रही होती है तो ये अपने गार्ड को कहकर इसे ले जाने का कहता है और तिंग तिंग जिंगशी से बात करने की कोशिश कर रही होती है पर वो इसे भाव ही नहीं देता। तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है और ये शुआन को सबक सिखाने का सोच लेती है। और यहाँ जिंगशी अपने ऑफिस में पहुंचता है और इसका असिस्टेंट इसे शुआन के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के बता देता है और कहता है कि वो सच में बाई फैमिली की ही बेटी है। पर 18 साल पहले बाई जुंग ने अपनी बेटी को अनलकी समझकर माउंटेन पर छोड़ के आ गया था, पर ये लड़की तो लकी निकली, इसे मास्टर वू ने अडॉप्ट कर लिया और बेचारी ने अब तक बहुत ही मुश्किलों से सरवाइव करी है। अब ये सारी चीजें जानने के बाद जिंगशी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि वो बाई तिंग तिंग शुआन को क्यों परेशान कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन के डैड यहाँ जिंगशी के घर आए होते हैं और शुआन इन्हें देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि डैड क्या आपने मुझे पहचाना? मैं शुआन हूँ, मैंने मास्टर के पास आपकी फोटो देखी थी इसलिए मैंने आपको तुरंत ही पहचान ली कि आप मेरे डैड हो। पर शुआन के डैड को तो गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये जिंगशी के घर पे क्या कर रही है और फिर वो शुआन को चिल्लाते हैं कि मैंने तो तुम्हें माउंटेन में फेंक दिया था, आखिर तुम अभी भी जिंदा की हो, तुम पहले भी बहुत ही अनलकी थी और आज भी अनलकी हो। तभी तिंग तिंग कहती है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, तुमने सोची भी कैसे कि तुम मेरे डैड की बेटी बन सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। तो शुआन के डैड कहते हैं कि हाँ मेरी भी सिर्फ एक ही बेटी है और वो तिंग तिंग है और तुम अनलकी लड़की हो, तुमने अपनी माँ तक को मार दी थी। तो शुआन कहती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम को मैंने नहीं मारी हूँ, मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया था कि मॉम को आपने मारा है क्योंकि आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते थे इसलिए आपने उन्हें मार दिया। तो शुआन के डैड उसे मारते हैं और कहते हैं कि दोबारा मुझे अपने मुंह से डैड मत बोलना। तो शुआन कहती है कि आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, तो आपको मैं क्यों नहीं चाहिए हूँ। तो तिंग तिंग कहती है कि क्या तुम नहीं जानती क्योंकि मैं डैड के लिए बहुत ही ज्यादा लकी हूँ और तुम अनलकी हो। ऐसा बोलते हुए तिंग तिंग शुआन के ऊपर पानी गिराने लग जाती है। तभी यहाँ पर जिंगशी आ जाता है और वो इन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर ये सारी हरकत करने की। फिर तिंग तिंग और उसके डैड तो चुप हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जिंगशी शुआन के रूम में जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही बोलना आता है ना, तो जब तुम्हें वो परेशान कर रही थी तब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई।
मेरे सामने तो तुम कितना ज्यादा बोलती हो और उस बाई तिंग तिंग के सामने एकदम चुप थी। क्या तुम इतनी डरपोक हो कि तुम्हें कोई भी लोग परेशान करे और तुम सहोगी? लगता है तुम्हें उन लोग की बात एकदम सही लग रही थी, इसलिए तुम चुप थी ना। यानी कि तुम सच में अपने आप को अनलकी समझती हो। तो शिवान कहती है कि मैं अनलकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखा दूंगी। बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ। मेरे ऊपर बस कर्ज है कि मैं 26 साल के बाद जी नहीं पाऊंगी और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मेरे रूम से बाहर जाओ। जिंगशी पूछता है कि क्या तुम मुझे रूम से निकाल रही हो? तो ये कहती है कि हाँ, और इसे जबरदस्ती रूम से बाहर कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तिंग तिंग और उसका डैड मिलके एक अलग ही प्लान बना रहे होते हैं। पाइजोंग तिंग तिंग को सिखा रहा होता है कि देखो, अभी तुम्हें जिंगशी के ड्रिंक में ये ड्रग मिलाना होगा और फिर मैं देखता हूँ कि वो तुमसे शादी कैसे नहीं करता है। अब जिंगशी जैसे बाहर आता है तो बाइजोंग इसे कहता है कि मिस्टर जिंगशी, पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मेरे बदले में मेरी बेटी आपसे माफी मांगना चाहती है। और फिर तिंग तिंग जिंगशी को ड्रिंक देने लगती है। वो श्वान से ऐसी गुस्सा होता है कि वो ड्रिंक जल्दी से पी लेता है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। तो तिंग तिंग कहती है कि मिस्टर जिंगशी, चलो मैं आपको रेस्ट करने के लिए रूम में लेके चलती हूँ। और तिंग तिंग और उसके डैड दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं कि इन लोग का काम हो गया। और यहाँ पर श्वान को रियलाइज होता है कि आखिर मैंने उसे इतना क्यों चिल्ला दी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब तो वो मुझसे शादी करने के लिए और नहीं मानेगा, इसलिए मुझे अभी इसी वक्त उसे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी इतने में शिवान को आवाज आती है जिंगशी की, जो कि तिंग तिंग को चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। ये सुनकर शिवान सोचती है कि आखिर ये आवाज कैसी थी और वो चेक करने जा ही रही होती है कि तभी जिंगशी इसके रूम में आ जाता है। और फिर जिंगशी शिवान को वॉल पे पुश करता है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो शिवान को किस करने लगता है। और ये सोचती है कि मैं तो इससे माफी मांगने जा रही थी और ये अचानक से यहाँ पर आके मुझे किस क्यों कर रहा है। फिर शिवान जल्दी से जिंगशी को दूर कर देती है और उसे कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो तो मुझे किसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंगशी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला था ना कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ये इसके रूम से चला जाता है। तो शिवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, अगर इसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे किस क्यों कर रहा था, सच में कितना बदतमीज है। और फिर ये वापस से जिंगशी से बात करने के लिए रूम से बाहर निकल के आती है और देखती है कि वो इतनी जल्दी बाहर भाग गया। तभी तिंग तिंग इसे छुपकर देख रही होती है और वो सोचती है कि इस लड़की ने फिर मेरा प्लान खराब कर दी, अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि श्वान फिर से उन दोनों मेड को बातें करते हुए सुनती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस लाई ऑक्शन पार्टी में जाने वाली है। तो श्वानी सब सुनकर सोचती है कि पिछली बार तो मुझे मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार मैं पैसा कमाने का मौका छोड़ूंगी नहीं। तभी श्वान को घर से बाहर जाता हुआ देखकर ये मेड तिंग तिंग को कॉल करके इस बारे में बता देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंगशी की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि ऑक्शन पार्टी में पहुंचती है। यहाँ पर उनकी असिस्टेंट उसे कह रही होती है कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी जिंगशी की ग्रैंडमा की हालत एकदम ही खराब हो जाती है और वो यहीं पर ही बेहोश होने लगती है। तो असिस्टेंट जल्दी से डॉक्टर को आवाज देने लग जाती है और तब यहाँ पर श्वान पहुंचकर कहती है कि मैं आ गई। फिर श्वान जल्दी से ग्रैंडमा को चेक करती है और फिर अपना नीडल का यूज करके उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। और फिर ग्रैंडमा को होश आने लगता है तो ये सोचती है कि मास्टर ने मुझे सही कहा था, ये नीडल तो काम कर रही है। तभी असिस्टेंट श्वान को चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी ग्रैंडमा को अच्छे से होश आ जाता है और वो देखती है कि अब वो एकदम ही ठीक हो चुकी है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और श्वान से कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और फिर ये ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को कहकर श्वान को बहुत सारे पैसों का चेक दे रही होती है। श्वान कहती है कि चेक क्या है, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़े से कैश चाहिए। तो ग्रैंडमा उसे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो श्वान कहती है कि मुझे बस $1000 चाहिए। इतने कम पैसे सुन के ग्रैंडमा शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम सही कह रही हो, तुम्हें इतने ही चाहिए। तो श्वान कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सोच रही होंगी कि मैं इतने ज्यादा पैसे मांग रही हूँ, लेकिन ये पैसे मुझे किसी से शादी करने के लिए चाहिए। वो बंदा बहुत ही ज्यादा रिच है और मैंने सुनी हूँ कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे भी रिच होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको $1000 ज्यादा लग रहा है तो आप मुझे $500 दे दो। फिर ग्रैंडमा तो हंसने लग जाती है और श्वान से पूछती है कि वैसे वो रिच बंदा है कौन जिसे तुम शादी करना चाहती हो। तो श्वान बताती है कि उसका नाम मिस्टर जिंगशी है और वो जी ग्रुप कंपनी का CEO है। तो ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम याद आ रही हो, मैंने तुम्हें न्यूज में देखी थी, तुम वही लड़की हो ना जिसका नाम श्वान है। ग्रैंडमा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो जिंगशी तुमसे जरूर शादी करेगा और अगर वो तुमसे शादी के लिए नहीं माना तो मैं उसे मारूंगी। और फिर ग्रैंडमा श्वान को ट्रिगर फिंगर गिफ्ट करने लग जाती है और कहती है कि
कि अगर वो जिंगशी तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा तो तुम उसके मुंह पे इसे मारना। फिर शुआन यहाँ से जाते हुए बहुत ही खुश होती है कि अब मिस्टर जिंगशी मुझे परेशान नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और ये लोग शुआन को पकड़ के लेके जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम जिंगशी को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तभी असिस्टेंट को न्यूज मिलती है और वो जिंगशी को बताता है कि शुआन अभी तक घर नहीं आई है। ये सुनकर जिंगशी शुआन के लिए परेशान होने लगता है। तभी असिस्टेंट ये पता लगा लेता है कि शुआन कोई सुनसान जगह पर है। दूसरी तरफ तीन गुंडों से कह रही होती है कि अब इस लड़की को तुम लोग मारो या टॉर्चर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लड़की दोबारा मुझे कभी नहीं दिखनी चाहिए। और फिर गुंडे शुआन को हैरेस करने जा रहे होते हैं। पर तभी यहाँ टाइम पे जिंगशी अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और शुआन को बचा लेता है। पर वो तो बेहोश होने लगती है और जिंगशी से कहती है कि थैंक यू यहाँ पर आके मुझे बचाने के लिए। फिर ये गुंडे जाकर थिंग और उसके डैड को ये न्यूज दे देते हैं कि वो लड़की बच गई क्योंकि जिंगशी वहाँ पर खुद आकर उसे बचा के लेके गया। फिर थिंग अपने डैड से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लड़की जिंगशी को मुझसे चुरा लेगी। लास्ट टाइम आपने देखा था ना कि मैंने जिंगशी को ड्रग दी थी पर वो मुझे छोड़कर उसके रूम में गया था। तो डैडी से आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, हमें उसकी ग्रैंडमा को अपने जाल में फंसाना होगा क्योंकि जिंगशी अपनी ग्रैंडमा की बात नहीं टालता है। दूसरी तरफ जिंगशी का डॉक्टर शुआन को चेक करता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लगता है इस लड़की को कोई अजीब बीमारी है क्योंकि इसके बेहोश होने का रीजन मुझे नहीं पता लग रहा है। तभी इतने में शुआन की नींद खुलती है और असिस्टेंट इसे याद दिलाता है कि जिंगशी ने उसे बचा लिया था। तो ये बहुत ही खुश होती है और फिर जिंगशी खांसने लगती है। डॉक्टर कहता है कि इसकी बीमारी इतनी अजीब है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता कि इसे क्या मेडिसिन दूं। तभी शुआन से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती, मेरी बीमारी ठीक करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो जिंगशी कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फूल बनाना बहुत ही इजी है? मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तो शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो चाहे जो भी हो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो शुआन कहती है कि लेकिन मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और फिर वो उठकर जा रही होती है। तो ये कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो ये कहती है कि अब मेरे पास क्योंकि कम ही टाइम बचा है तो मैं अपनी बाकी की लाइफ माउंटेन पर बिताना चाहती हूँ अपने मास्टर और अपने सारे ब्रदर और सिस्टर के साथ। तो जिंगशी कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, लेकिन जब तक तुम यहाँ मेरे घर पे हो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करवा के रहूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसलिए तुम मेरे घर पे अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। तो शुआन कहती है कि लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, तो आखिर मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्यों ढूंढना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करने लग गए हो? ये कहता है कि बकवास मत करो। तो शुआन कहती है कि तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है और आंखें कभी धोखा नहीं देती। तभी जिंगशी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से कहीं मत जाने देना और फिर जिंगशी यहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन रूम से बाहर जाने वाली होती है। तभी जिंगशी यहाँ पर आकर इसे कहता है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे साथ डिनर पार्टी के लिए चलो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ तैयार होने के लिए, मैं बाहर वेट करूंगा, आ गई तो अच्छी बात है नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो शुआन से कहती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? और फिर शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाते हुए उसे ऑर्डर देता है कि इस लड़की के लिए एक ड्रेस रेडी करो। और फिर जिंगशी कार में बैठकर उसका वेट करते हुए सोचता है कि वो लड़की अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। फिर शुआन रेडी होकर यहाँ पर आ जाती है और जिंगशी इसे देखते ही रह जाता है। शुआन से कहती है कि मैं प्रिटी लग रही हूँ ना? तो जिंगशी कहता है कि नहीं बस ठीक ठाक लग रही हो। तो ये कहती है कि फिर तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए? तो जिंगशी से चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ चुपचाप रह के चलो। तभी यहाँ पर जिंगशी अपने असिस्टेंट के साथ बिजनेस वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जिंगशी कहती है कि क्या तुम्हें मिस लाई के साथ बिजनेस डील करनी है? फिर तो शायद मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो इसे ट्रिगर फिंगर दिखाने लगती है। इसे देखते ही जिंगशी पहचान जाता है कि ये उसकी ग्रैंडमा का है और शुआन से बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये मिस लाई ने मुझे खुद दिया है क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। जिंगशी ये सुनकर सोचने लगता है कि ये लड़की ने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी ग्रैंडमा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताई है। और फिर जिंगशी इस पे बिलीव नहीं कर रहा होता है। तो शुआन कहती है कि आखिर तुम मुझ पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? जिंगशी कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि अगर तुम मिस लाई की क्लोज होगी तो तुम मुझसे शादी कर पाओगी? तो शुआन कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोची, मैं तो बस मिस लाई की जान बचाने गई थी और हाँ बस मैंने थोड़ा पैसों का ही लालच की थी कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो जिंगशी कहता है कि अब ये मत बोलना कि तुम सच में एक डॉक्टर हो। तो शुआन कहती है कि तुम मुझे कम मत समझो। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने सच में मिस लाई की जान बचाई होगी ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो शुआन कहती है कि देख लो तुम क्या कह रहे हो, अब अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर इसके बाद जिंगशी शुआन को एक होटल के सामने रुका देता है और कहता है कि पार्टी अंदर चल रही है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। शुआन यहाँ पर लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी तिंग इसे देख कर इसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जैसी गरीब लड़की को यहाँ पर एंट्री नहीं है। तभी यहाँ पर जिंगशी की ग्रैंडमा आ जाती है और तिंग इन्हें देखकर जल्दी से इन्हें मस्का पॉलिश कर रही होती है और इन्हें मना रही होती है कि वो शुआन को यहाँ से निकाल दे क्योंकि उसके पास कोई इनविटेशन नहीं है।
तो ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन इस लड़की के पास तो इनविटेशन है, तभी ये यहाँ पर आई है। टिंग टिंग कहती है कि अरे इसके पास फेक इनविटेशन है, रुको मैं अभी आपकी हेल्प करती हूँ इस गरीब लड़की को यहाँ से निकालने में। और ये गार्ड्स को ऑर्डर देकर इसे यहाँ से निकालने का कहती है। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है और वो श्वान से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन किसने दिया था। श्वान बताने जा रही होती है कि उसके बॉस ने, पर टिंग टिंग इसे बोलने का मौका ही नहीं देती और ये श्वान के बारे में कुछ भी बातें करने लग जाती है। तो ग्रैंडमा इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि श्वान के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो टिंग टिंग कहती है कि लगता है इस लड़की ने आपको फूल बना दी है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, मैं तो सोच रही हूँ कि बाई फैमिली की डॉटर आखिर तुम्हारी जैसी कैसे। तो टिंग टिंग कहती है कि आखिर आप इस अनलकी लड़की की साइड क्यों ले रही हैं। तभी यहाँ पर जिंगशी आ जाता है और पूछता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतने में ग्रैंडमा टिंग टिंग को बताने लगती है कि ये वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर जिंगशी कहता है कि ग्रैंडमा क्या सच में इस लड़की ने आपकी जान बचाई थी। और श्वान ये सुन के शॉक होती है कि ये जिंगशी की ग्रैंडमा है। और फिर श्वान एम्बैरेस फील करती है कि मैंने जिंगशी की ग्रैंडमा के सामने ही जिंगशी की काफी सारी बुराई कर दी। और तभी ग्रैंडमा जिंगशी को मनाने लग जाती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है और ये कितनी ज्यादा अच्छी है, तो आखिर तुम इससे शादी करने के लिए क्यों नहीं मान रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि देखो मैं तुम यंग लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगी, लेकिन मुझे श्वान सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे यकीन है कि ये भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तभी ग्रैंडमा को कुछ काम होता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाने वाली होती है। तो श्वान को समझाती है कि देखो तुम जिंगशी के साथ ही रहना, नहीं तो यहाँ पर कुछ खराब लोग हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे। और फिर ग्रैंडमा के कहने पर जिंगशी श्वान का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाता है। फिर ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं और श्वान जिंगशी से कहती है कि सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो भी ग्रैंडमा को बोली थी उससे उन्होंने हमारी रिलेशनशिप गलत समझ ली। जिंगशी कहता है कि उन्होंने क्या गलत समझी होगी। तो ये कहती है कि यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर तुम नहीं। तो जिंगशी कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं शादी में इंटरेस्टेड हुई नहीं। तो श्वान कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो, कार में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो जिंगशी कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। तो श्वान कहती है कि अच्छा तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। फिर श्वान वॉशरूम गई होती है और तभी यहाँ पर टिंग टिंग फिर से इसे परेशान करने के लिए आ जाती है। पर फिर यहाँ पर जिंगशी की ग्रैंडमा आकर फिर से श्वान को प्रोटेक्ट करती है और ये टिंग टिंग को चिल्लाती है और कहती है कि तुम इससे दूर ही रहो। और फिर वो श्वान को यहाँ से लेके जाने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाती हूँ जो कि तुम पर बहुत ही सूट होगा। और फिर ग्रैंडमा श्वान को एक होटल रूम में ले आती है और कहती है कि जाओ तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो, मैं किसी को भेजती हूँ वो तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आएगा और फिक्र मत करो ये मेरी जगह, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि श्वान यहाँ टॉवेल में होती है और तभी यहाँ पर जिंगशी इसे ड्रेस देने आया होता है और कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझे भेजा है ड्रेस देने के लिए। और बाहर से ग्रैंडमा इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो खुश हो रही होती है कि उन्होंने उन दोनों को सेट कर दी। यहाँ पर श्वान जिंगशी को वापस देखकर कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा ने मुझे वेट करने के लिए कहा है। तभी सामने ड्रिंक रखा होता है और श्वान उसे जूस समझकर जल्दी से पीने लगती है। जब तक जिंगशी इसे रोककर बताता है कि वो ड्रिंक थी, तब तक वो उतना ही पीने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है। और फिर श्वान जिंगशी को पकड़ के यहाँ से जाने नहीं दे रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। ऐसा बोलते हुए वो इसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। तभी जिंगशी याद करता है कि उसकी मॉम जब उसे बचा रही थी तभी उनकी मौत हो गई थी। फिर जिंगशी श्वान को देखकर सोचता है कि तुम मुझसे दूरी रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में जिस भी लड़की की शादी होती है वो जिंदा नहीं बचती और इसी वजह से ही मेरी मॉम भी मर गई थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो। और वो श्वान का फेस टच करने जा रहा होता है पर फिर अपने आप को रोक लेता है। नेक्स्ट डे जिंगशी अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे मना रही होती है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा आप जानती है ना मैं सभी लड़कियों से दूर रहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या रीजन है, लेकिन मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ वो बस एक्सीडेंट था। तो जिंगशी कहता है कि ग्रैंडमा आप जानती हो ना कि मेरी मॉम तो मर चुकी है लेकिन मेरा अंकल जी रिचवान अभी भी जिंदा है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें इस चीज की बड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन इस चीज की नहीं हो रही कि अगर तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन को अपनी लाइफ से खो दोगे तो वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो जिंगशी कहता है कि ग्रैंडमा आप जानती हो ना कि मेरा अंकल मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं जिसे भी पसंद करूंगा वो उसे मार देगा और श्वान एक इनोसेंट लड़की है इसलिए मैं उसे इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो ग्रैंडमा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें वो लड़की पसंद है और वो इसे समझाती है कि देखो अब तुम अपने अंकल से लड़ो और फिर शादी करो और जल्दी से मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन दो। तो जिंगशी कहता है कि नहीं ग्रैंडमा आपको ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और ग्रैंडमा सोचती है कि मैं सच में इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, मुझे खुद ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मनाना होगा। और फिर ग्रैंडमा बहुत सारे गिफ्ट और पैसे लेकर श्वान के पास आ जाती है और उसे मना रही होती है कि वो जिंगशी के साथ शादी कर ले। शिवानी ने कहती है कि ग्रैंडमा आप तो मुझे पसंद करती है लेकिन जिंगशी मुझे पसंद नहीं करता
तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, देखना वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा। और फिर ग्रैंडमा जबरदस्ती शुआन को ये सारे गिफ्ट देने लगती है और शुआन नहीं ले रही होती है। और तभी इतने में यहाँ पर जिंगशी आ जाता है और पूछता है कि ग्रैंडमा आप ये क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है ना, तो मैं इसलिए इसे गिफ्ट दे रही हूँ। तो जिंगशी शुआन से कहता है कि अगर मेरी ग्रैंडमा दे रही है तो ले लो ना। दूसरी तरफ हम टिंग टिंग और उसके डैड को देखते हैं, जो कि जिंगशी के अंकल जी रिचुआन के साथ मिल जाते हैं और ये लोग मिलके जिंगशी से बदला लेने का सोचते हैं। फिर यहाँ कार से जाते हुए जिंगशी शुआन से कहता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए तुमने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, तो अब पैसे क्यों नहीं ले रही हो। तो शुआन इसे बताती है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी, क्योंकि मैंने सुनी थी कि तुम्हारी वाइफ बनने के लिए रिच होना जरूरी है, लेकिन लगता है कि कुछ और ही रीजन है जिससे तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पर गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि जिंगशी के अंकल को कॉल करके बता देता है कि जिंगशी घर पहुंचने वाला है। पर यहाँ पर जिंगशी शुआन को अपने घर के सामने उतार देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब तक तुम घर जाओ। और फिर शुआन जैसे ही जिंगशी के घर में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर उसके डैड और जिंगशी के अंकल दोनों साथ बैठे होते हैं और जिंगशी के डैड उसे पकड़ के कहने लगते हैं कि पहले तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी थिंग थिंग का सारा प्लान खराब हो गया, तुम सच में बहुत ही अनलकी हो। तो शुआन कहती है कि डैड आप मुझे अनलकी मत बोला करो, बस आपका सुपरस्टिशन है। तो इसके डैड इसे स्लैप मारते हैं। तभी जिंगशी का अंकल शुआन से इस बारे में पूछने लगता है कि तुम मुझे बता दो कि जिंगशी कहाँ पर है। शुआन नहीं बता रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि जिंगशी यहाँ पर आकर तुम्हें बचा लेगा, बिल्कुल भी नहीं, आंखें खोल के देखो, ये जिंगशी के अंकल है और इस घर के असली मालिक ये हैं। फिर अंकल शुआन से कहता है कि देखो मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि जिंगशी कहाँ पर है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैंने जैसे उसकी माँ को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर फिर भी शुआन नहीं मानती और वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो इसके डैड इसे गुस्से में मारने जा रहे होते हैं, तभी जिंगशी का अंकल इसे रोकता है और कहता है कि अभी भी ये लड़की हमारे काम की है। और फिर अंकल इसके मुंह में कोई जहर की गोली डाल के चला जाता है। फिर शुआन अपने नीडल से चेक करती है कि वो सच में जहर है। तभी यहाँ जिंगशी घर आ जाता है और वो शुआन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारी चोट कैसे आई। तो शुआन सोचती है कि मैं इसे इसके अंकल के बारे में नहीं बता सकती, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं इसे बता दूंगी तो वो अंकल इसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर शुआन बहाना बनाती है कि मुझे ये चोट गिर के लग गई। इसकी बातें सुनकर जिंगशी अपनी मॉम को याद करने लगता है और फिर इसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे खुद नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, इस बारे में खुद ही पता लगा लूंगा। ऐसा बोलकर जिंगशी यहाँ से जा रहा होता है तो शुआन इसे रोकने के लिए एक्टिंग करने लगती है कि मेरी चोट मुझे बहुत ही ज्यादा दुख रही है, तो प्लीज क्या तुम भी यहाँ पर मेरे साथ रुकोगे। तो जिंगशी यहाँ पर आकर शुआन को बेड पे लेटा देता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। तो शुआन भी सोचती है कि आज ही इतना अच्छे से बातें कर रहा है और फिर शुआन जिंगशी से अपनी केयर करवाने लगती है और उसे कहती है कि मुझे एप्पल खाना है। फिर जिंगशी इसके लिए एप्पल छील रहा होता है और ये इसके ऊपर बहुत ही हंस रही होती है और फिर इसे एप्पल देने के बाद जिंगशी वापस से जाने लगता है तो शुआन इसे बहाना करती है कि मुझे पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन उसे तुम बनाओगे। तो जिंगशी मान जाता है और वो किचन में जाकर पिज्जा बना रहा होता है और फिर शुआन यहाँ पर उसी अंकल के दिए हुए जहर के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ जिंगशी को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो बता देता है कि शुआन को चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल जी रिचुआन है। ये सुनने के बाद जिंगशी तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर शुआन जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो मेड के जरिए इसे पता लगता है कि शुआन अपने अंकल से मिलने गया है। तो ये सुनकर शुआन सोचती है कि लगता है जिंगशी को पता चल गया और फिर शुआन जिंगशी की फिक्र करते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शुआन का डैड और जिंगशी का अंकल पार्टी कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जिंगशी गुस्से में पहुंच जाता है और वो अपने अंकल को चिल्लाता है कि आपको मुझसे दुश्मनी है तो मुझ पे निकालो, आखिर एक लड़की को क्यों मार रहे थे। तो अंकल कहता है कि अच्छा तो तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जिसका नाम शुआन है ना। और यहाँ शुआन भागते हुए आ रही होती है और तभी एक गार्ड इसके सर पे मार के इसे बेहोश करके लेके जाता है। और यहाँ पर ये अंकल जिंगशी से कह रहा होता है कि वो लड़की सेम तुम्हारी माँ की तरह थी, मैंने उसे इतना मारा फिर भी वो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता रही थी और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम खुद यहाँ मेरे घर पे आ गए, कितनी अच्छी बात है। और फिर ये अंकल अपने सभी गार्ड्स को बुलाता है और जिंगशी को वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स नहीं दिए तो शुआन बचेगी नहीं। और तभी गार्ड यहाँ शुआन को लेकर आ जाता है और फिर शुआन के डैड उसके ऊपर चाकू करके जिंगशी को धमकी दे रहा होता है कि उसे उसके अंकल की बात सुननी पड़ेगी। और तभी शुआन जिंगशी से कहती है कि तुम इन लोग की बात बिल्कुल मत सुनना। तो शुआन का डैड उसका मुंह बंद करता है और जिंगशी के अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या करोगे। तो शुआन के लिए जिंगशी हार मान जाता है और फिर अंकल शुआन से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम इससे शादी करना चाहती हो, लेकिन देख लो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इसने तुमसे शादी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर जिंगशी सोचती है कि क्या ये वही रीजन है जिसकी वजह से जिंगशी मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं मान रहा है। और फिर अंकल शुआन की डैड को ऑर्डर दे देता है कि अब वो इस लड़की को मार दे। तो शुआन के डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली मुझे तुम्हें मारने का मौका मिल गया और वो उसे चाकू मारने ही जा रहे होते हैं कि तभी जिंगशी शुआन को बचाते हुए उसके डैड को मारता है।
फिर अंकल तो डर जाता है कि अब जिंगशी उसे न मारे, तो वो उसे ही मारने जा रहा होता है, पर फिर शुआन जिंगशी को बचाते हुए बीच में आ जाती है और उसे चाकू लग जाता है। और इसे अपने लिए चोट खाते हुए देखकर जिंगशी अपनी मॉम को याद करता है, जो कि उसकी जान बचाते हुए ही मर गई थी। फिर जिंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने अंकल को पैर से मारकर जल्दी से शुआन को उठा लेता है और अपने गार्ड्स वगैरह को ऑर्डर देता है कि इन सारे लोगों को मार दो। फिर डॉक्टर शुआन का ट्रीटमेंट करने के बाद इसे बताता है कि अभी भी वो ठीक नहीं हुई है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जिंगशी शुआन के लिए परेशान होता है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। जिंगशी सब याद करने लगता है कि शुआन बस उससे शादी करना चाहती थी। फिर वो इसे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ तिंग तिंग की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को चोट लग गई है और अभी वो हॉस्पिटल में है। फिर तिंग तिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि उस शुआन ने हमारा सारा प्लान खराब कर दी, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और वो गार्ड्स को ऑर्डर दे कि उसे लाने का कहती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगशी ने जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर को बुलाया होता है वो भी शुआन का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा होता है और कहता है कि मैं इसकी अजीब सी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं कर पा रहा हूँ। जिंगशी से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है इस लड़की की जान बचाने के लिए, तो डॉक्टर कहता है कि मुझसे ज्यादा इस बारे में मेरे प्रोफेसर कुछ बता सकते हैं, मैं उन्हें कांटेक्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में शुआन को होश आ जाता है और वो सोचती है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, उसे कुछ करना होगा, और वो उठने की कोशिश कर रही होती है। तभी जिंगशी यहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और जिंगशी से इसकी चोट के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। तो शुआन से अपने शोल्डर की चोट दिखाने लग जाती है और कहती है कि तुम खुद ही देख लो, पर जिंगशी तो देख ही नहीं रहा होता है और इसे कहता है कि तुम अपने कपड़े सही करो। और फिर जिंगशी अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि जब इसे होश आ जाएगा तो मैं इसे शादी करने के लिए मान जाऊंगा, लेकिन अचानक से ऐसी बात करना तो सही नहीं होगा। और शुआन सोच रही होती है कि लगता है जिंगशी मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं मानेगा, तो मुझे अपने मास्टर के पास जाना चाहिए। फिर शुआन जिंगशी से कहती है कि मुझे अपने मास्टर के पास वापस जाना है, पर जिंगशी नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। पर शुआन नहीं मान रही होती है तो जिंगशी इसका मुंह बंद कर देता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट एक डॉक्टर को लेकर आता है जो कि बहुत ही फेमस है, इसका नाम हान होता है, और ये और शुआन एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। तो ये देखकर जिंगशी पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो शुआन बताती है कि हाँ, ये मेरे सीनियर है और हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे हैं। तो ये सुनकर जिंगशी जेलस हो जाता है। हानी से बताता है कि मैंने शुआन का पल्स चेक कर लिया, उसकी बॉडी अभी बहुत ही ज्यादा वीक है, और फिर हान शुआन के लिए मेडिसिन तैयार करता है और उसे अपने हाथों से पिला रहा होता है। और जिंगशी ये देखकर जेलस होकर कंपनी चला जाता है और वो ये सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉइज के ऊपर निकाल रहा होता है। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो अभी ठीक हुई कि नहीं, तो असिस्टेंट कहता है कि अब वो काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन बॉस डॉक्टर हान और शुआन को साथ देकर बिल्कुल खुश नहीं है। तो जिंगशी कहता है कि आखिर मेरा उससे क्या लेना देना है। फिर जिंगशी जैसे ही घर पहुंचता है तो शुआन इसे सूप देने लग जाती है और कहती है कि तुम इसीलिए गुस्सा थी ना कि हान ने मुझे सूप पिलाया और तुम्हें नहीं, तो देखो मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाई हूँ। और फिर वो इसे पिलाने लगती है और जिंगशी शुआन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और वो इससे शादी की बात करने जा रहा होता है कि अब वो इसे शादी करने के लिए रेडी है। पर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और शुआन इसकी बात कुछ सुन ही नहीं पाती और कहती है कि तुम क्या कह रहे थे। फिर जिंगशी अपने कंपनी में कोई काम से चला जाता है और यहाँ पर शुआन को तिंग तिंग की कॉल आती है और वो शुआन से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम याद है। तो शुआन याद करती है कि जब वो छोटी सी थी तो वो अपने मास्टर से पूछा करती थी कि उसकी मॉम कहाँ पर है, तो उसके मास्टर उसे बताते थे कि उसकी मॉम अब जिंदा नहीं है और वो स्टार बन चुकी है और ऊपर आसमान से उसे देख रही है। फिर हम देखते हैं कि शुआन यहाँ पर भागते हुए तिंग तिंग से मिलने पहुंचती है और तिंग तिंग यहाँ पर इसे इसकी मॉम के कपड़े और कुछ सामान वगैरह दिखाती है। तो शुआन से अपनी मॉम की चीजें मांगती है, तो तिंग तिंग कहती है कि अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें ये सब दे दूं। तो शुआन नील डाउन हो जाती है, पर तिंग तिंग कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुम्हें फूल बना रही थी। और फिर तिंग तिंग शुआन के ही सामने उसकी मॉम का सारा सामान बर्बाद कर देती है और शुआन बस रोती रह जाती है। फिर तिंग तिंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर इसे मारने का कहती है, पर शुआन जल्दी से छुरी उठाकर इन लोग को धमकी देती है और वो बाहर भाग जाती है। और तभी यहाँ पर जिंगशी शुआन को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वो उसके फेस पे चोट देखकर समझ जाता है कि ये सब तिंग तिंग ने की है, तो वो उसे बदला लेने के लिए जा रहा होता है। तो शुआन से रोककर कहती है कि मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। फिर जिंगशी शुआन को कार से घर लेके जा रहा होता है और उसे कहता है कि अब तुम चुपचाप घर चल के रेस्ट करो। तभी कार से बाहर शुआन एक डॉग को देख लेती है और जल्दी से कार रोक कर जाके डॉग को उठाती है। तभी जिंगशी से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना, मुझे डॉग से एलर्जी है। तो शुआन कहती है कि देखो ना, ये डॉग कितना बेचारा है, सेम मेरी तरह, इसके पास भी कोई घर नहीं है। पर फिर भी जिंगशी नहीं मानता है और शुआन को चलने का कहता है।
और फिर शुआन को रूम में छोड़ने के बाद जिंगशी अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसी डॉग को ढूंढने का कहता है। और फिर शुआन यहाँ रूम में अपसेट बैठी होती है और वो इस डॉग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे पता लगता है कि जिंगशी ने उसे यहाँ पे लाया है। वो इसे समझाता है कि मेरे रूम को गंदा मत करना। तो शुआन इसे थैंक यू बोलती है। फिर जिंगशी यहाँ से जा रहा होता है, तभी इसे शुआन की गिरने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो यहाँ पर बेहोश हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में जिंगशी हान से इस बारे में पूछता है कि अभी वो कैसी है। तो डॉक्टर हानी से बताता है कि शुआन की बॉडी और भी ज्यादा वीक हो रही है और उसकी बीमारी बढ़ रही है। तो जिंगशी से पूछता है कि कोई तो तरीका होगा इसकी जान बचाने का। तो हान याद करता है और इसे कहता है कि हाँ, एक तरीका है, अगर तुम शुआन से शादी कर लो तो वो शायद बच जाए। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि डॉक्टर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मिस शुआन ये सब कह रही थी तो हमें पता था कि वो बीमार है और उनका दिमाग खराब हो चुका है, आखिर शादी करने से बीमारी कैसे ठीक होगी। तो डॉक्टर हान कहता है कि पहले मुझे भी इस बात पर बिलीव नहीं था। तो जिंगशी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर शादी से इसकी जान कैसे बचेगी। तो ये बताता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं और शुआन सेम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो मैं शुआन के घर खेलने के लिए जाया करता था। शुआन के मास्टर ने मुझे बताया था कि उसे पैदा होते के साथ ही ये बीमारी थी और मास्टर ने कहा था कि शुआन की जान सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है और शुआन को उससे शादी करनी पड़ेगी तभी वो बच पाएगी। और मास्टर ने मुझे बताया था कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम शुआन के लिए स्पेशल हो, सिर्फ तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी है, पर शुआन की जान बचाने का बस यही रास्ता है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम शुआन को पसंद करते हो। तो जिंगशी इस बारे में सोचने लगता है और तभी असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर हान, मेरे बॉस ने मीडिया में अनाउंस कर चुके हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, तो आपका उन्हें ऐसे मना के कोई फायदा नहीं है। तभी जिंगशी कहता है कि मैं शादी करूंगा। तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है और पूछता है कि बॉस, क्या आप सच में शादी की बात कर रहे हैं। तो जिंगशी कहता है कि हाँ, और अब तुम्हारे पास 10 मिनट है, जाओ तैयारी करो। और फिर हान वापस से जिंगशी से पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम शुआन को पसंद करते हो या नहीं। जिंगशी कहता है कि आखिर मुझे इस सवाल का जवाब देने की क्या जरूरत है। तो हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस शुआन की जान बचाने के लिए जल्दी में ये डिसीजन ले रहे हो, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि शुआन को भी उसकी लाइफ में खुशियां मिले क्योंकि वो मेरी सिस्टर जैसी है। तो जिंगशी कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो कार में है। वो जिंगशी से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहता है कि हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर शुआन शॉक हो जाती है और जिंगशी से कहता है कि तुम्ही ने कहा था ना कि अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगी तो मर जाओगी। फिर शुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम जिंगशी के अंकल जी रिचुआन को देखते हैं, जो कि अपने गार्ड को चिल्ला रहा होता है कि आखिर उसके लॉकर से अकाउंट बुक कैसे गुम हो गई। फिर हम देखते हैं कि शुआन और जिंगशी कोर्ट से निकल रहे होते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर, और फिर दोनों कार में आके बैठते हैं। और शुआन सोचती है कि अब तो हमने शादी भी कर लिए, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। और जिंगशी सोच रहा होता है कि अगर हमारी शादी के बारे में न्यूज फैल गई तो ये शुआन के लिए खराब हो सकता है। और फिर जिंगशी शुआन को समझा देता है कि वो शादी के बारे में किसी को ना बताए, पर तभी इतने में उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर डॉक्टर हान जब इसे चेक करता है तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर ने तो यही कहा था कि शादी के बाद ही ठीक हो जाएगी, पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ। शुआन तो अपसेट हो जाती है और कहती है कि शायद यही मेरी किस्मत है। तो जिंगशी से चिल्लाता है कि तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो। और फिर जिंगशी अपने असिस्टेंट को समझाता है कि वो माउंटेन पर जाकर शुआन के मास्टर वू को ढूंढे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तिंग तिंग शुआन के रूम में आ जाती है और वो इसे इसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि इसकी मॉम कैसे मर गई थी हॉस्पिटल रूम में। और उस वक्त जब वो हॉस्पिटल में मर रही थी तभी उसके डैड तिंग तिंग की मॉम के साथ थे। तिंग तिंग इसे बताती है कि डैड ने सोच रखे थे कि अगर लड़का होगा तो ही वो लेंगे, पर तुम पैदा हो गई इसलिए उन्होंने तुम्हें पहाड़ पे छोड़कर आ गए और तुम्हारी मॉम को तो हॉस्पिटल में मरने छोड़ दिए। और जिस तरीके से मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को छीनी है वैसे ही तुम्हारे हस्बैंड को अब मैं छीनूंगी। जैसे तुम्हारी मॉम कुछ नहीं कर पाई थी वैसे ही तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। फिर शुआन को ये सब जानने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे नीडल लगा के इसे पैरालाइज कर देती है और ये बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है। और फिर तिंग तिंग को स्लैप मारकर शुआन इसे अपना सारा भड़ास निकालती है। और फिर शुआन अपनी मॉम को मिस करते हुए रोने लग जाती है और तिंग तिंग इसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। और यहाँ असिस्टेंट जिंगशी को बताता है कि मास्टर वू ने उसे कहा कि वो शुआन को लेकर माउंटेन पर जाए, वहाँ पर वो बताएंगे कि उसे क्या करना होगा। पर जैसे ही जिंगशी यहाँ शुआन के रूम में आता है तो इसे पता लगता है कि शुआन यहाँ से जा चुकी है और उसने उसके लिए गुड बाय लेटर छोड़ी हुई है। शुआन ने उसमें लिखी थी कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। और यहाँ हम देखते हैं कि शुआन हान के साथ कार से जा रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अपसेट फील हो रहा है, जैसे मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। तो हानी से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम जिंगशी को पसंद करने लग गई हो और ये चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल भी है
क्योंकि उसने तुम्हारी इतनी केयर किया है तो आखिर तुम उसे क्यों नहीं लाइक करोगी। अब तभी यहाँ पर हान शुआन को मास्टर से मिलवाता है, जो कि शुआन से मिलने ही सिटी आ गए होते हैं। वो यहाँ पर शुआन को बताते हैं कि जिंगशी ने भी उन्हें कांटेक्ट किया था। फिर मास्टर शुआन का पल्स चेक करते हैं और उसे बताते हैं कि वो अभी तक इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने जिंगशी के साथ शादी तो कर ली पर उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करी। पर जिंगशी को कुछ पर शुआन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि मास्टर आपने तो मुझे सिर्फ शादी करने के लिए बोला था। तो मास्टर कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही बुद्धू हो। तभी यहाँ पर जिंगशी अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है और शुआन यहाँ पर जिंगशी को सामने सामने कहने वाली होती है कि आज रात वो उसके साथ रहे। पर मास्टर कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता। और फिर मास्टर जिंगशी से कहते हैं कि आज रात तुम लोग इधर ही रुक जाओ। जिसे पीने के बाद रात में शुआन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और फिर मास्टर इन दोनों के लिए रूम में वाइन रख देते हैं और वो जिंगशी के क्लोज जाते हुए अपना मिशन पूरा करने की कोशिश कर रही होती है, पर जिंगशी इसे दूर कर देता है और वो जिंगशी से अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देती है और उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करने लग गई है। फिर जिंगशी भी इसे बता देता है कि वो भी इसे पसंद करता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जिंगशी शुआन को उठाता है और कहता है कि 12 बज चुके हैं और अगर तुम अभी भी नहीं उठी तो हमें लंच भी नहीं मिलेगा। तो शुआन जल्दी से उठ जाती है और फिर वो अपने मास्टर से अपना पल्स चेक करवाती है और फिर मास्टर इसे गुड न्यूज देते हैं कि अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। फिर शुआन बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और जिंगशी इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी रिपोर्टर्स जिंगशी से सवाल कर रहे होते हैं कि उसके बारे में रूमर फैली है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। तभी यहाँ पर शुआन आ जाती है और इसे देखकर सभी रिपोर्टर कहने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने पिछली बार मिस्टर जिंगशी को किस करी थी, लेकिन मिस्टर जिंगशी ने तो कहा था कि वो शादी वगैरह में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और अब की बार तो ये लड़की मिस्टर जिंगशी के इतना क्लोज खड़ी है तो मिस्टर जिंगशी इसे बहुत ही चिल्लाएंगे। फिर जिंगशी मीडिया में अनाउंस करता है कि ये मेरी वाइफ है बाई शुआन और कुछ ही दिनों में हम लोग एक ग्रैंड वेडिंग रखने वाले हैं और वहाँ पर आप सभी को जरूर आना होगा। और फिर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि बाई फैमिली की डॉटर तिंग तिंग और उसके डैड को जेल हो गई और मिस्टर जिंगशी के अंकल जी री शुआन को भी जेल हो गई फ्रॉड केस में। और ये भी कि नेक्स्ट वीक ही जिंगशी और शुआन की वेडिंग होगी। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।